जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो हमारे देश के फ्यूचर से रिलेटेड है और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन इस चीज़ पर डिपेंडेंट है। वो है हमारे सोनम वांगचुक सर के हंगर स्ट्राइक का मुद्दा, जो पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ पानी और नमक के सहारे उनका जीवन चल रहा है और बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है अपनी लाइफ के। और उनका कोई पर्सनल बेनिफिट या उनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है ही नहीं इसमें। उनका ना तो कोई पॉलिटिकल पर्सन है, ना कोई बिजनेसमैन है। वो एक एजुकेटर है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। एक 60 साल का व्यक्ति ऐसी जनरेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है जो कल डॉक्टर बनेगी, जो कल ग्रेजुएट होगी, जो कल पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। उस जनरेशन के लिए कर रहा है जिनका करियर ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल और काफी वेल सेटल्ड है। तो आइए समझते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि इसके पीछे आप जो बोल रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है या कुछ भी है, तो कॉकरोच जनता पार्टी को या अभिजीत दीपके को सपोर्ट करना ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ये आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है, लेकिन सोनम सर के डिमांड्स को समझना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं सोनम सर का डिमांड क्या है। सबसे पहले सोनम सर ने डिमांड किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन, क्योंकि इस साल नीट का पेपर लीक हुआ। उसके बाद एनटीए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है, उसने पेपर लीक होने के बाद सबसे पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर जब 18 साल 19 साल 17 साल के स्टूडेंट्स ने प्रूफ भेजा, स्क्रीनशॉट्स भेजा कि देखिए सर पेपर लीक हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस आउट हुए, तो उसके बाद फिर एनटीए अचानक बोलता है कि रीनीट होगा, पेपर दोबारा होगा अगले 40 दिनों बाद। जिसकी वजह से इस देश में स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा, इतना मेंटल प्रेशर झेलना पड़ रहा है कि 21 स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट सुसाइड कर लिया रीनीट का न्यूज सुनते ही। और जो रीनीट का पेपर हुआ था उसमें 3 लाख स्टूडेंट्स कम अपीयर हुए थे। ऑन एन एवरेज द लास्ट टाइम नंबर ऑफ नीट स्टूडेंट्स अपीयर्ड वर 20 lakhs and post रीनीट द नंबर reduced to 17 lakhs, which clearly gives a message that 3 lakh students lost faith in the system. फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इन धर्मेंद्र प्रधान टेन्योर majority of the exams like CUET, JEE Mains, NEET has been leaked 2 times. Majority of the exams, even the CBSE 10th and 12th, have been conducted in a very pathetic state and have been reached to a very pathetic quality of evaluation, very pathetic quality of paper conduction, and very pathetic quality of result display. And because of this, there is a frustration, there is an anger, and there is a disappointment in the minds of youth, in the minds of the young generation. जिसके लिए सोनम वांगचुक सर एक वॉइस बन के एक दीवार बन के खड़े हैं और डिमांड करें, रिक्वेस्ट करें कि उनकी डिमांड्स को सुना जाए, गवर्नमेंट से उनकी डिमांड को सुने। और एंड ही इज ऑन अ फास्ट अंटिल डेथ, विच इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, विच कैन टेक अ लाइफ ऑफ अ पर्सन। उनका बीपी नॉर्मल से काफ़ी कम है। ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट बट स्टिल ही standing for us students, standing for 20 to 25 years old, tomorrow who will become doctors, tomorrow who will be serving this nation. तो ये था। फिर उसके बाद एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ये नीट के लिए कहा गया था कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में क्रिएट किया जाए कि लीक के चांसेस कम हो। इतने सारे स्टूडेंट सुसाइड कर गए, इतने बार पेपर लीक हुए, तब जाके इनको अक्ल आई और बोल रहे हैं कि अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। इतने टाइम से आप क्या कर रहे थे? इसरो के साइंटिस्ट के राधाकृष्ण कमिटी इनको सजेशन देती है, उनके एक सजेशन को नहीं मानते ये लोग। और उसके बाद बोलते हैं कि वी आर अकाउंटेबल, वी आर ट्रांसपेरेंट। द मेन पर्पस फॉर विच एनटीए वाज एस्टैब्लिश्ड was for the whole and sole purpose that the paper leaks or the ongoing crisis in the education system should stop and the paper should be conducted in a fair and transparent manner. But my question to all my viewers and all the people in this young generation is that did the paper leak really stop due to NTA or is that increased? Since 2014 the number of paper leaks in this country are 80 to 19 number. और उसके बाद पेपर लीक का अगर नंबर देखें तो 80 to 19 नंबर है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी बहुत डिक्टेटर वाली माइंडसेट है, ये बहुत मतलब तानाशाह वाली माइंडसेट है
कि पेपर लीक होने के बाद भी लोग कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि पेपर लीक हुआ था। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो रीनीट क्यों करवा रहे हो? लेकिन कोर्ट में लोग बोलते हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ था, जस्ट कुछ क्वेश्चंस बाहर हुए थे। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है कि हमसे गलती हुई है, हम इसका चेंज करेंगे। नहीं, हम गलत हो ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द पोजिशन ऑफ पावर। इतनी खराब हालत हो गई है। फिर उसके बाद सीबीएसई का क्लास 12 का रिजल्ट हुआ था, जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग को यूज किया गया था, जिसमें डायरेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर इवेल्युएट होके और कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक होके डायरेक्ट रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन योर डिजिटल डिवाइसेस। जिसमें क्या हुआ, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में रैंडम मार्क्स दिए गए, रैंडमली पेपर्स चेक किए गए, रैंडम पेपर का स्कैनिंग हुआ, किसी दूसरे रोल नंबर का पेपर किसी तीसरे पर्सन को गया, किसी तीसरे पर्सन का रोल नंबर किसी चौथे पर्सन को गया। और फिर जब एक सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पर आवाज़ उठाई तो इसे पूरे बीजेपी आईटी सेल या इनके गवर्नमेंट के सपोर्टर्स ने बोलने लगे कि ये पाकिस्तानी है, एंटी नेशनल है, ये किस तरह के स्टूडेंट्स है जो सीबीएसई पर सवाल उठा रहे। तो ना सीबीएसई का पेपर बचा हुआ है इस देश में, ना नीट का पेपर बचा हुआ है, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ। और जो पेपर्स लीक नहीं हो रहे, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, इन सब में ऐसे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जा रहे हैं कि जो ये खुद ना सॉल्व कर पाए। पता नहीं रैंडमली क्या समझ के या क्या देख के इस तरह के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। तो कोई पेपर सेफ नहीं है, कोई पेपर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ क्रिएट नहीं किया जा रहा। लेकिन कोई भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और आज जब सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट लीड करें, सोनम वांगचुक आज फास्ट ऑन टू डेथ पे, तो उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। फिर चलिए सोनम वांगचुक सर के थोड़े इतिहास में जाते हैं कि वो पहले से भी किस तरह के काम करते आ रहे हैं। तो सेकमॉल, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा स्कूल था जिसमें 5% पासिंग रेट था। मतलब लद्दाख एक ऐसा रीजन था जहाँ पर सिर्फ 5% स्टूडेंट पास होते थे 10th और 12th के एग्जामिनेशंस। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने चेंज किया। उन्होंने समझा कि प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत जीनियस है, हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। और उन्होंने सेकमॉल शुरू किया, सेकमॉल स्टूडेंट एजुकेशन फॉर कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसके थ्रू उन्होंने एजुकेशन को प्रैक्टिकल वे में सिखाया, एजुकेशन को ह्यूमंस के वे में कनेक्ट किया, एजुकेशन को किसी रोबोटिक या किसी इंडस्ट्री वे में नहीं किया, जिसके से जो क्लियरेंस रेट था, जिसके पासिंग रेट था 5% से चेंज होकर 95% हो गया। सेकमॉल में ऐसे स्टूडेंट्स का ही The Union Home Ministry just cancelled Sonam Wangchuk's NGO license just a day after violent Ladakh protests. But what exactly is the FCRA and why does it matter? It's the Foreign Contribution Regulation Act enacted in 1976 during emergency when the government feared foreign powers were interfering in India's affairs by funding organizations. The law was strengthened in 2010 and 2020 to regulate foreign donations. To receive foreign funds, NGOs must register under the Act, open a bank account in SBI Delhi, use money only for stated purposes, and file annual returns. Funds cannot be transferred to other NGOs. Now, Wangchuk's organization lost its license for alleged violations, misreporting foreign donations, and using funds for protests, the MHA called provocative. Critics say this curbs activism and squeezes civil society over technicalities. Supporters argue it protects national security and prevents foreign interference that could fuel unrest. So, what's your take on FCRA? Share in comments. सेकमॉल में ऐसे स्टूडेंट्स को ये एडमिट किया जाता है जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, जो एग्जाम्स में फेल होते हुए आए हैं, और उनको सोनम सर टीचिंग देकर ये एग्जाम्स पास करवाते हैं, एग्जाम्स क्लियर करवाते हैं। फिर उसके बाद चलिए उन पर क्या क्या एलिगेशंस लगे समझते हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने उन पर एफसीआरए वायलेशन का कंप्लेंट रजिस्टर किया था और उनका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था कि वो इलीगल फॉरेन फंड्स ले रहे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज यूज करने के लिए फॉरेन फंड्स का यूज करें। तो सबसे पहले लीगली समझिए एफसीआरए होता क्या है। एफसीआरए होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, जो रेगुलेट करता है कि फॉरेन एनजीओ से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हम किस तरह के मनी ले सकते हैं, कि जिससे किस तरह से मनी को लेके किन किन सेक्टर्स में यूज कर सकते हैं और वो किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में यूज ना हो। पर्पस ये है एफसीआरए एक्ट का। लेकिन जो सोनम सर पर एलिगेशन है
कि उन्होंने गलत फॉरेन सोर्स से मनी लेके उसे गलत तरीके से यूज़ किया है, उस पर सेकमॉल ने और सोनम सर ने क्लियर रिस्पॉन्स दिया था कि जो स्वीडन के अकाउंट से 4.5 लाख रुपीस उन्हें मिला था सेकमॉल को, वो उन्होंने क्लियरली फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इसके रिसर्च पर यूज़ किया था, इससे रिलेटेड रिसर्च पर यूज़ किया था। इसका 1 रुपया भी नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सॉवरेनिटी जैसे टॉपिक्स पर यूज़ ही नहीं हुआ था। तो किस बेसिस पर होम मिनिस्ट्री एलिगेशंस लगा रही है या बीजेपी की सरकार एलिगेशंस लगा रही है कि उन्होंने फॉरेन फंड्स लिया था टू मिसयूज इट्स अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टेरिटरी? तो सोनम वांगचुक सर ने उसका क्लियर रिप्लाई दिया था कि ये चीज़ जानबूझ के किया जा रहा है उनके मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट रखा था, हर एक इन्फॉर्मेशन उनका पब्लिकली अवेलेबल है। तब उनसे बदमाशी की जा रही है, अब उन्हें ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है लीगल प्रोसेस के नाम पर और लीगैलिटी के नाम पर। और लीगैलिटी कौन समझाएगा? ये बीजेपी की सरकार लीगैलिटी समझाएगी? ये जो खुद मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें कन्विक्ट किया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें कन्विक्ट किया था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टीज ने फॉरेन के वेदांता मल्टीनेशनल के सब्सिडरीज, वेदांता मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनीज है जिससे इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया था जो कि इलीगल है, जो कि एफसीआरए एक्ट का वायलेशन है। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को कन्विक्ट किया था, क्लियरली कैस्टिगेट भी नहीं किया था, शक भी नहीं रखा था, डाउट भी नहीं रखा था, कन्विक्ट किया था इन दोनों पार्टीज को। और उसके बाद ये क्या करते, ये पार्लियामेंट में जाकर एफसीआरए एक्ट को ही अमेंड कर देते जिससे उनका कन्विक्शन बचा रहे और इनके बड़े बड़े लीडर्स जेल जाने से बच जाए। तो कभी भी आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल पूछे, कभी भी आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रॉस क्वेश्चन करे कि तुम ये फॉरेन से गलत पैसा ले रहे हो, तुम देशद्रोही एक्टिविटी कर रहे हो, तो पहले नेताओं से पूछिए कि तुम क्या कर रहे थे, एफसीआरए एक्ट का तुमने कितना सम्मान किया, तब आपको अपना जवाब क्लियरली मिल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। ये खुद ये पार्टीज एफसीआरए का वायलेशन करते आ रही, गलत तरीके से डोनेशन लेते आ रही है, फिर उसके हिसाब से अपने हिसाब से ये लोग लॉ चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर ये लोग दूसरों पर और फिर उसके बाद ये कभी टीचर्स पर, कभी साइंटिस्ट पर सवाल उठाते हैं कि गलत तरीके से डोनेशन लेते हैं। जबकि सोनम सर ने प्योरली स्वीडन के अकाउंट से 4.5 लाख इसलिए यूज किया था ताकि वो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर को पर रिसर्च में यूज कर सके। फिर उसके बाद कहा गया था बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो एडीआर की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी थी। अब सोच के देखिए, देश की 2 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाते हैं। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो एफसीआरए एक्ट 2010 था इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। फिर उसके बाद कहा गया था कि 3.38 लाख रुपीस है सोनम वांगचुक के एफसीआरए अकाउंट में, जो कि उन्होंने इलीगल तरीके से डिपॉजिट किया था। तो सोनम वांगचुक ने उस पर क्लियरली जवाब दिया कि मैंने किसी भी फॉरेन कंपनी से कुछ भी इलीगल पैसा नहीं लिया है, ये लोकल्स ने अपने तरफ से डोनेट किया था उनके मूवमेंट को, उनके कॉज से रिलेटेड। और उन्होंने एक पुरानी स्कूल बस को बेचा था लद्दाख में, जो कि थोड़ी खराब कंडीशन में थी, सेकेंड हैंड के फॉर्म में बेचा था, जिसके थ्रू उनके पास 3.38 लाख रुपीस है और उसका उन्होंने अपने एफसीआरए अकाउंट में डाला था पैसा। Support for Sonam Wangchuk is growing, and it's no longer coming only from politicians. As Wangchuk's indefinite hunger strike over the NEET UG paper leak entered its 4th week, several well-known actors, writers, and public figures have come out in his support. Actor Nasiruddin Shah and Ratna Pathak Shah, writer Arundhati Roy, and economist Jaiti Ghosh issued a joint appeal praising Wangchuk's leadership but urging him to end his hunger strike, saying
This battle is a marathon, not a sprint. Several other celebrities have also expressed solidarity, including Shabana Azmi, Zeenat Aman, Prakash Raj, Soni Razdan, Chinmay Shripada, Omi Vaidya, Abhay Deol, Rubina Dilek and Swanand Kirkire. Actor Swara Bhaskar also visited Wangchuk at Delhi's Jantar Mantar, calling him indefatigable and thanking him for fighting for the future of all our children. Their message has been consistent. Support the cause, but don't let the protest cost Wangchuk his life. Political leaders including Mamta Banerjee, Akhilesh Yadav, Uddhav Thackeray, Shashi Tharoor and Arvind Kejriwal have also backed the protest and urged him to end his fast. Meanwhile, the Cockroach Janta Party has announced a march to Parliament on July 20th while concerns over Wangchuk's health continue to grow. So here's the question. When public figures use their influence to support a cause, does it strengthen the movement or risk politicizing it? Let me know what you think. If there is a hole in the newspaper, that means there was something about me. You know, if it was a hearing date, and then the next day it's a small hole on a back page, it means the hearing was postponed. Okay, I understood. And if it was a big hole on the front page, okay, the hearing has happened. Last time we spoke, she told me even the smallest of things like giving you a newspaper to read and any article about you would be cut in it. I took it in the stride. It was amusing for me, and it became normalized that if there is a hole in the newspaper, that means there was something about me. By a week or two, I had developed the knack of knowing what was in the paper from the size of the hole and on which page it appears and what day it was. You know, if it was a hearing date, and then the next day it's a small hole on a back page, it means the hearing was postponed. Okay, I understood, and it would always stand out. And if it was a big hole on the front page, okay, the hearing has happened. And he saw that I was handling it outside very strongly, you know, professionally, things were moving. So I think without even talking to each other or saying, we were doing the right things which kept both of us going. But I would say it was still very unequal, because I had come to terms with all, and I was actually relaxing, reading, writing, meditating, and having that time that I longed for decades. I should have a break for reflection. And I was like thoroughly, fully making the most of it. And poor little thing, she was running pillar to post. So I say inside the jail it was not such pain or horror as it was outside. At a point she was being chased by cars and motorcycles everywhere. She would move, and at every gate of the building she lived or stayed, there'd be people waiting to follow her where she goes, and then having to work with the lawyers, strategize, get material that only I had and was not being allowed to be given. We somehow got it out, and at the right time, we'll not tell you how, remains a suspense, suspense for another place, another time. इसका उन्होंने अपने FCRA अकाउंट में डाला था, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि FCRA कि उनका FCRA अकाउंट का एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, एक एक चीज़ पब्लिकली ओपन है, इसलिए होम मिनिस्ट्री, इसलिए सरकार उन्हें बार बार परेशान कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने 6 शेड्यूल के लिए प्रोटेस्ट किया था लद्दाख में। अब दोस्तों 6 शेड्यूल क्या होता है? 6 शेड्यूल होता है जो कि अब फिलहाल हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, इनके जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, इनके जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनको स्टेट के गवर्नर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, और वहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस होती है उसके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, और कुछ कुछ रीजन्स के लिए रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती है, जिसमें 26 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं।
तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये अपने लोकल एरियाज के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेजाइल है, जो ट्राइबल एरियाज है, उनके लिए प्रॉपर लॉज या लेजिस्लेशन ला सकती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल राइट्स के लिए, लैंड ट्राइबल की ज़मीनों के राइट्स के लिए, वहाँ के प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लिए, ट्राइबल की मैरिज का कस्टम्स कैसा होगा, ट्राइबल का डिवोर्स का कस्टम्स कैसा होगा, इससे रिलेटेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। तो क्या ये लद्दाख जैसा रीजन जो कि एक फ्रेजाइल जगह है, जो कि ट्राइबल्स का जगह है, जो कि इतना सेंसिटिव जगह है, क्या उनका 6 शेड्यूल डिमांड करना गलत था? क्या उनका 6 शेड्यूल मांगना गलत था? 6 शेड्यूल कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 से आता है। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिमांड कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा क्या किया? फिर उसके बाद उन्होंने जब प्रोटेस्ट, जब सरकार उनकी डिमांड नहीं सुन रही थी, उन्होंने पहले भी क्लाइमेट फास्ट किया था कि सरकार उनकी डिमांड सुने। जब नहीं सुन रही थी तो उन्होंने कुछ स्पीचेस दिए, उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया, तो उन्हें एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है? जनरली अगर आप लॉ को समझेंगे तो लॉ में क्या होता है कि कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि वो पर्सन इनोसेंट है जब तक कोर्ट उसे गिल्टी प्रूफ ना कर दे। लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून होते हैं, जैसे एनएसए, यूएपीए, पीएमएलए, इन सब में जब डिटेंशन होता है तो इसमें लॉ का प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। इसमें प्रिंसिपल हो जाता है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब सरकार इस बेसिस पर आपको अरेस्ट कर सकती है कि आपकी वजह से फ्यूचर में कुछ, कि आपके एक्टिविटीज की वजह से फ्यूचर में कुछ टेंशन हो सकते हैं, इसलिए हम आपको पहले ही जेल में डाल रहे हैं ताकि आपके ऐसे कुछ गलत काम ना हो, और गिल्ट का बर्डन आप पर रहेगा और उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं क्यों इनोसेंट हूं। तो एनएसए से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया था सरकार के ऊपर कि किस बेसिस पर उन्हें अरेस्ट किया गया एनएसए के अंडर। तो सरकार 6 महीने का टाइम देने के बाद भी गवर्नमेंट कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई। उन्होंने उनके वीडियोस का ट्रांसलेशन किया और ट्रांसक्रिप्ट लिखा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियरली कमेंट किया था कि उन्होंने तो जो स्पीचेस दी थी लद्दाख में वो 3 या 4 मिनट की थी, लेकिन गवर्नमेंट जो अपना ट्रांसलेशन कर रही है अपने मन के हिसाब से, अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रही है, वो तो 7 से 8 मिनट की है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि 3-4 मिनट का स्पीच देने वाले इंसान का ट्रांसलेशन 7-8 मिनट हो जाता है? फिर उसके बाद वो बोलती है कि उनकी स्पीचेस के वीडियो शेयर किए जाते हैं, तो उनकी स्पीचेस की वीडियो कहा जाता है कि एआई जनरेटेड या फेक वीडियो है। फिर उसके बाद उनसे और सबूत मांगा जाता है सरकार से, तो उनकी वीडियोस ना सेंड करके उनकी वीडियो के थंबनेल बोलते हैं कि ये थंबनेल में देखिए कि ये इस तरह से लोगों को डराना चाह रहे थे, धमकाना चाह रहे थे, लद्दाख में इंस्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे। लेकिन एक भी जेन्युइन एविडेंस नहीं था उनके खिलाफ, एक भी जेन्युइन फैक्ट नहीं था जो कह सके कि सोनम वांगचुक कुछ गलत एक्टिविटी करे थे, लद्दाख में कोई गलत डिमांड करे थे। जिस डर से जब सुप्रीम कोर्ट में सारे फैक्ट्स आ गए तो यूनियन होम मिनिस्ट्री को, भारत सरकार को, उन्हें एनएसए के जो एनएसए लॉ है उसके अंडर उन्हें छोड़ना पड़ा। अगर नहीं छोड़ते तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें नॉट गिल्टी प्रूफ कर देती, अक्विट कर देती, और सरकार का पूरा तरह प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाता। इसलिए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज करे, उन्होंने खुद ही अपना प्रोपेगेंडा एक्सपोज करवा लिया। ये थी सच्चाई। आपको सोशल मीडिया पे जो दिखता है, जो सोशल मीडिया पे लगता है कि वो एंटी नेशनल है और चाइनीज फंडेड है और गलत तरीके से फॉरेन रेगुलेशन ले रहे या फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे, उसे पहले समझिए, पहले लॉ को समझिए, पहले गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को पढ़िए, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पर आइए कि वो इंसान क्या कर रहा है। उस इंसान ने लद्दाख के ट्राइबल के लिए अधिकार मांगा था, और आज गवर्नमेंट ने इतने दिनों बाद, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट प्रपोजल ला रही है कि हम 6 शेड्यूल तो नहीं दे सकते लद्दाख को, लेकिन आर्टिकल 371 जिसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं लोकल कस्टम्स को या लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, 371 में लद्दाख को इंक्लूड किया जा सकता है। तो जब गवर्नमेंट खुद समझ रही है कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देना जरूरी है, तो सोनम वांगचुक इतने दिन से जब हम क्लाइमेट फास्ट कर रहे थे, जब इतने दिनों से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तब गवर्नमेंट उनके डिमांड्स क्यों नहीं सुन रही थी? तो मतलब ना गवर्नमेंट को उनकी डिमांड सुनना है, ना गवर्नमेंट को इस चीज को सीरियसली लेना है, और उसके बाद तो डायरेक्ट ब्लेम डालेंगे कि चाइनीज एजेंट है, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस में से जानता है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि एक रिसर्च साइंटिस्ट है, उन्हें जहां भी बुलावा आएगा वो जा सकते हैं। किसने रोका है? इंडियन गवर्नमेंट का वीजा लेके ही गए थे ना, कि कोई अलग आइडेंटिटी बना के गए थे। फिर उसके बाद 28 जुलाई को उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक, जिसमें उम्मीद है कि जो लोग भी दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हो उन्हें सपोर्ट करने जाएंगे,
और जो लोग दिल्ली से दूर रहते हैं सोशल मीडिया से किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेट में उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोनम वांगचुक की इस स्थिति को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और ये जो सरकार जो बहरी बनी हुई है उसके कानों तक कुछ तो आवाज़ जाए, उसके कानों तक कुछ तो पता चलेगी, कुछ तो सीरियसनेस आए। तो अब दोस्तों, अब ये डायरेक्ट सवाल हो गया अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वर्सेस जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके बीच में। तो हर सिटीजन को डेमोक्रेटिक राइट्स चुनने चाहिए और सोनम वांगचुक सर का सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद।